हरे कृष्णा। जैसा कि कल हमने स्टेप 1 के बारे में समझा था, आज हम समझेंगे स्टेप 2 के बारे में, जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडियाज़। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न मेरा आपसे ज़रूर रहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस आइडिया। आप बिजनेस आइडिया से क्या समझते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसे चेक करूँगा और उसके बेसिस पे आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। आइडिया जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस में, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ बिजनेस आइडिया। सबसे ज़रूरी डेफिनेशन आपके लिए रहने वाला है। आप आज जाकर के लोगों के बीच में प्रण लेते हैं कि मैं 1 साल बाद में पानी पे चलने वाली गाड़ी बनाऊंगा। पहली चीज़ तो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन दूसरी चीज़ अगर आप उसे बना भी लेते हैं तो शायद उसका बिजनेस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज उसका डिमांड ही नहीं रहने वाला इंडिया में। हम अपने घर तक पानी के मीडियम के थ्रू नहीं जाते, लैंड के मीडियम के थ्रू में जाते हैं। तो आपकी पानी वाली गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। जो लैंड पे चलने वाली गाड़ी है वो ज़रूर पहुँच सकती है। आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि मैं सोलर पैनल पे चलने वाली गाड़ी बनाऊंगा। ऐसे कुछ आइडिया जो आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हीं को हम बिज़नेस आइडिया में कंसिडर करते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़, अ बिज़नेस आइडिया में बी डिस्कवर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस। अलग अलग सोर्सेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा, मैं आपके पेशेंस की बड़ी डिमांड करूँगा। कोशिश करिए इस वीडियो को पूरा देखने की, तभी आप बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस को समझ पाएंगे। और ऐसे पहले की वीडियोस भी जा करके ज़रूर एक बार चेक करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्विंग मार्केट के बारे में। आप एक बिज़नेस आइडिया के बारे में सोचने से पहले ये ज़रूर सोचते हैं कि आप कहाँ पे जाके किस तरीके से स्टडी करेंगे, क्या रिसर्च करेंगे, किस मार्केट में आप घुसना चाहते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ऑब्जर्विंग मार्केट मतलब द प्रोमोटर शुड स्टडी द मार्केट टू फाइंड आउट द डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन फॉर वेरियस प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए सप्लाई और डिमांड का चेन हमेशा बना रहता है। आपको बस वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत है जहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। ठीक है। ऐसी चीज़ों को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तब आपको ये नज़र आ जाता है कि कहीं पे आने वाले समय में फ्यूचर डिमांड बढ़ने वाला है। सो सेकंड पॉइंट भी हमें यही बताता है, ही शुड देन एस्टिमेट द फ्यूचर डिमांड। अब अगर आपके एरिया में रसगुल्ले की कमी है और रसगुल्ले की डिमांड ज़्यादा है, तब आप एक रसगुल्ले का दुकान खोल सकते हैं, अलग से एक दुकान स्पेशली उसके लिए। क्यों? बिकॉज वहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा है और उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे वहाँ पे जितने दुकान है। तो ये ऑप्शन आपके लिए हमेशा रहने वाला अच्छा। और फ्यूचर में भी इसका डिमांड बढ़ता जाएगा, बिकॉज आपके एरिया में गुलाब जामुन खाने वाले जितने लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं, तो वो ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन, किसी न किसी दुकान ठेले वाले को आगे आना पड़ेगा। क्यों ना आप ही आगे आ जाओ और उस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। थर्ड है, ही शुड एस्टिमेट बाय कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर इनकम लेवल्स, फैशन एक्सेट्रा। अब आपने क्या बोला कि मैं 100 रुपये का जो रसगुल्ला आज के दिन में मिलता है उसे 10 साल बाद में 200 रुपये के प्रॉफिट पे बेचूंगा। आप ये भी ज़रूर चेक करें कि क्या उस समय तक 200 रुपये के ही प्रॉफिट के हिसाब से आपको मार्जिन रखना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका होगा, महंगाई बढ़ चुकी होगी, महंगाई का दर बढ़ता जा रहा है ना। हो सकता है कि 10 साल बाद में 2 गुना से भी ज़्यादा महंगाई हो जाए। तो आज 100 रुपये का गुलाब जामुन उस समय 202 रुपये, 203 रुपये का मिलेगा। तो आप 200 रुपये के प्रॉफिट के हिसाब से नहीं सोच सकते उस समय में। सो आपको ऐसे एस्टिमेशंस पहले से ही लगाने पड़ेंगे। फैशन सोचना पड़ेगा, क्या 10 साल बाद में, 5 साल बाद में, क्या 100 साल बाद में भी इसका ऐसा ही डिमांड रहने वाला है? क्या इसका डिमांड कहीं ना कहीं कम हो रहा है मार्केट में या फिर बढ़ते जा रहा है? डी है, मार्केट सर्वे शुड ऑल्सो रिवील कॉम्पिटिशन एंड प्राइस ट्रेंड। अगर आपको यही नहीं मालूम है कि आपके आजू बाजू वाले शॉप्स जो हैं वो ऑलरेडी रसगुल्ले बेच रहे हैं, तो वो दिक्कत वाली बात है। आपको सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि आपके एरिया में वो कॉम्पिटिटिव कितना ज़्यादा रहने वाला है। क्या आप बाकी लोगों से आगे ले जाएंगे अपने आइडिया को, या फिर आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा उन लोगों को कम्पिटिट करने में? कंपटीशन कितना ज़्यादा है? क्या गुलाब जामुन बहुत लोग पहुंचा रहे हैं तब भी डिमांड फुलफ़िल नहीं हो रहा? ठीक है। या तो उस एरिया में गुलाब जामुन वाला है ही नहीं, तो आप पहले हो सकते हैं फर्स्ट मूवर। सेकंड हो सकता है फास्ट मूवर बन जाए, आप कंपटीशन के आगे निकल जाए, कुछ यूनिक प्रोडक्ट आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दें। मतलब गुलाब जामुन चाशनी से कोई बोल दिया भैया मैं गुलाब जामुन गुड़ से बना दूंगा, तो कंपटीशन आपने बढ़ा दिया है, उन लोगों के लिए आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव दिखने लगे हैं। तो ऐसा कुछ आप इनोवेटिव चीज़ भी वहाँ पर कर सकते हैं जिसकी वजह से आप कॉम्पिटिशन को ज़्यादा अच्छा समझ पाएँ। The promoter should also try to identify those product and industries where demand exists.
सो हमने जो पहले बात किया था, पहले वाला पॉइंट था, उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। सिंपल एज दैट, प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए, तभी आपका बिज़नेस ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ऑलरेडी लोग वहाँ पे लल्लू गुलाब जामुन वाले से सेटिस्फाई है, तो आप अपने दुकान को लेके आएंगे तो शायद आपको अपने दुकान को कुछ ही महीने में बंद करना पड़े। ठीक है, सो आपको वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गौर से ध्यान रखनी पड़ेगी। सेकेंड और थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? सेकेंड पॉइंट सेज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कौन होते हैं? सबसे पहले ये समझ आए, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है आपके फर्म में। अब आपने नया दुकान ही खोला है तो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं होंगे। उससे बेहतर है आप पहले ये समझ ले कि आप उस एरिया में आने से पहले कितने डिमांड को कैरी ऑन कर पाएंगे। उसके लिए आप एक रिसर्च करें, लोगों को बैठाए, 10-15 लोग आपके जो जान पहचान के हैं या फिर नहीं जान पहचान के हैं, जिनका इंटरेस्ट उस नशे में हो, उन्हें बैठाए और उनसे पूछे कि उनके रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सो कॉन्टैक्ट विद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कैन गिव एन आइडिया ऑफ द फीचर दैट शुड बी बिल्ड इनटू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लेकिन अगर आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर नहीं हैं, तब आप क्या कर सकते हैं? वी शुड ऑल्सो कलेक्ट डाटा ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेज बिफोर चूजिंग द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, आप उन 10 लोगों को बैठाइए, उनके प्रेफरेंसेस लीजिए, उस प्रेफरेंसेस के बेसिस पे एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करिए। आप ऐसा मत करिए कि ऑलरेडी जो चीज़ वहाँ पे चल रही है और जो कस्टमर नहीं चाहता उसको लेके मार्केट में घुस जाए। आप ऐसा फ़ोन लेकर के आते हैं जिसके फीचर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है। आप 100 GB वाला इंटरनल मेमोरी वाला फ़ोन रखते हैं और मार्केट में ऑलरेडी 120 GB का चल रहा है। सो आपका कस्टमर डिमांड कर रहा है 130 GB का और आप 100 GB रखेंगे तो शायद आपका प्रोडक्ट वहाँ पे ना बिके। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स। प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स आपको जनरली गवर्नमेंट साइट्स पे मिल जाएंगे, मैगज़ीन्स में मिल जाएंगे, पब्लिक जो मैगज़ीन्स है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो व्हाट इज़ ऑल अबाउट इट? वेरियस पब्लिकेशंस ऑफ पब्लिक एंड गवर्नमेंट एजेंसीज ऑन वेरियस प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्रीज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया। अब आपको तो भैया बिजनेस आइडिया निकालना है ना एक अच्छा, तब आप इन एरियाज़ को थोड़ा सा गौर से देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि डिमांड कहाँ पे एक्चुअली में ज़्यादा है। क्या यहाँ पे किसी चीज़ की कमी पड़ रही है? जैसे अगर आपने एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोफाइल चेक किया और वहाँ पे देखा भैया टेक्निकल फील्ड की ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स की कमी की वजह से वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहे या फिर वहाँ पे काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तब आप खुद वहाँ पे अपना रिज्यूमे लेकर के जा सकते हैं। आप वहाँ पे जा सकते हैं अपने कंपनी के प्रोफाइल के साथ में कि भैया हम लोग ये काम करते हैं और हम आपको टेक्निकल चीज़ों में मदद करेंगे। ठीक है, वहीं पे दूसरा पॉइंट बोलता है प्रोजेक्ट प्रोफाइल डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिवेलिंग मार्केट सिचुएशन एंड द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। सीधी सी बात है, मार्केट सिचुएशन को बता देता है कहाँ पे किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, कहाँ पे कंपटीशन कम है, कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे एरर्स चल रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके सामने आने लग जाती है जब आप उस सोर्स में गहराई से रिसर्च करने के बारे में कार्य करते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ में, डेवलपमेंट इन अदर नेशंस। ठीक है, अगर आप देखें तब कई सारी कंट्रीज़ डेवलप्ड है, कई सारे कंट्री है जो डेवलपिंग है, कई सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो कुछ नए इन्वेंशंस पे काम कर रही हैं, कई सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो अपने कस्टमर का कुछ ज़्यादा ध्यान रखती हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ में या फिर स्पेसिफिक लाइफस्टाइल के साथ में। अगर आप चाइना चले जाए तो आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ निकल करके मिलेंगे। आप अगर यूएसए चले गए तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ के लोगों के सोच के हिसाब से अलग डिमांड ऑलरेडी अराइज्ड है। हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का डिमांड इंडिया में भी अराइज हो जाए अगर आप प्रॉपरली यहाँ पे उसके मार्केटिंग करें। फ़ायदा क्या हो सकता है? पहली चीज़ तो बिज़नेस आइडिया आपको मिल सकता है। दूसरी चीज़ फॉरेन कोलैबोरेशंस का मौका भी आपको मिल सकता है। अगर आप देख पाते हैं कि सऊदी अरेबिया में आलू की कमी है और आलू का डिमांड बहुत ज़्यादा वहाँ पे मांगता है, तब आप मुंबई में खड़े होकर के वहाँ पे आलू एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो क्या हो गया आपको प्रॉफिट कि आपने अदर नेशन के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया, अलग अलग लोगों के साथ में कोलैबोरेशन किया जो बाकी अदर कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इट। एन एंटरप्रेन्योर कैन डिस्कवर गुड बिजनेस आइडियाज़ बाय कीपिंग गुड knowledge about development in advanced nation of the world. It also increases the possibility of a foreign collaboration, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब पांचवा पॉइंट क्या कहता है? ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। ठीक है, आपको ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन में ज़रूर जाना चाहिए, ये तो मैं आपको पर्सनली बोलूँगा।
जब आप ट्रेड फेयर्स में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि रियल में कंपटीशन कहाँ है। ठीक है, आप अकेले अपने रूम में बैठे हैं और आपको लग रहा है यार मैं तो गुलाब जामुन लेकर के आऊँगा, देखो ऐसा गुड़ वाला गुलाब जामुन लेके आऊँगा, मैं अलग अलग डिज़ाइंस के साथ में गुलाब जामुन को इंट्रोड्यूस करूँगा। और जब आप एग्जीबिशंस में जाते हैं और कोई गुलाब जामुन वाले एग्जीबिशन में अगर आप चले गए, मतलब मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप एक पर्टिकुलर निशे में चले गए वहाँ पे आपको पता चलता है कि यार देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप तरह के गुलाब जामुन मिल रहे हैं, मैं जो सोचा था इससे 10 कदम आगे तक का गुलाब जामुन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको एक्चुअली कंपटीशन पता चलता है, डिमांड के बारे में पता चलता है, क्या सप्लाई चल रहा है उसका वो पता चलता है, लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे खड़े रह करके उनका पोस्चर से आप समझ सकते हैं कि किन का किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान है, कौन सी प्रोडक्ट है जो ज़्यादा वहाँ पे बिक रही है या फिर उसका डिमांड ज़्यादा लोगों के बीच में बन रहा है। ठीक है, सो विजिट टू दीज प्लेसेस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्रोडक्ट। इट इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैबोरेशन एंड डीलरशिप्स एंड गिव अ फेयर आइडिया ऑफ एग्जिस्टिंग कंपटीशन इन द मार्केट। आप वहाँ पे खड़े होकर के देख सकते हैं कि भैया इनके प्रोडक्ट में ये गड़बड़ी है और मैं इसको पूरा कर सकता हूँ या फिर इस लूप होल को हटा सकता हूँ और ये स्किल मेरे पास में अवेलेबल है, मैं ऐसे फर्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ लोगों के बीच में। तो आप एक डील वहाँ पे साइन कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, उनके सोच के बारे में जान सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कतें ना हों। आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसका ऑलरेडी वहाँ पे डिमांड हो या फिर उस चीज़ को बनाने के बारे में वो कंपनी सोच रही हो। तो जब तक आप उन लोगों से मिलेंगे नहीं ऐसे एग्जीबिशंस में, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। छठा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, वाइल सेलेक्टिंग बिजनेस आइडिया द फॉलोइंग पॉइंट नीड टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, सफिशिएंट डिमांड, सबसे पहले आपको सफिशिएंट डिमांड पे काम करना है, क्या उसका डिमांड ऑलरेडी है कि नहीं है। मैंने जैसे आपको गुलाब जामुन वाला बताया एग्जांपल। सेकंड इज अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल, टेक्निकल हाउ नो रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स। आपको ये भी देखना है कि उसका डिमांड अगर मार्केट में ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से मेरे को कैपिटल भी चाहिए होगा, तो कैपिटल के लिए मैं क्या करूं। ठीक है, उसमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत मेरे को पड़ेगी, क्या मेरे को कोई लोकेशन चूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए मेरे को कोई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उस एरिया के हिसाब से। ठीक है, ताकि मैं वहाँ पे मार्केटिंग कर सकूँ। वो सारी चीज़ें जब आप दिमाग में रखते हैं तब आप एक बेहतर प्रोडक्ट विथ प्रॉपर मार्केटिंग मार्केट में ला पाते हैं। ठीक है, द आइडिया मस्ट इंश्योर अ रीजनेबल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी आइडिया आप लेकर के मार्केट में उतरना चाहते हैं उस पर ये ज़रूर देखें कि इसमें आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है। अब आप एक 1000 रुपये का प्रोडक्ट बनाते हैं और 101 रुपये में बेचते हैं, 1001 रुपये में बेचते हैं, तब आपका प्रॉफिट 1 रुपये है और आप इन्वेस्टमेंट 1000 कर रहे हैं, तो आपका रिस्क कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो उससे बेहतर है कि आप अपने रिस्क को कम करें और प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, 1000 का अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तब आप 1700 1800 का रख सकते हैं, इनफैक्ट 2 गुना से ज़्यादा भी उसका प्राइस रख सकते हैं। अब ये सारे पॉइंट जब आप कंसिडर करेंगे तब आपको ये क्लैरिटी आ पाएगी कि आगे आपको कैसे पढ़ना है। ये बहुत ही ज़रूरी सेशन था। कल मैं तीसरे पॉइंट के साथ में आऊँगा। आप इन सीरीज़ को ज़रूर चेक करते रहें और पिछले वीडियोस को जा कर के ज़रूर चेक करें। ठीक है, उसी के साथ में अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, बिकॉज मेरे प्रयास अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तब उन लोगों को भी ये प्रयास अच्छे लगेंगे। ठीक है, और उसी के साथ में अपना प्रेम देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।